Hello viewers, I am happy to be interacting with you through this platform. I am Yashdeep Chahal and I have secured the first rank in Delhi Judicial Services Examination 2019, and this interaction is going to be about that examination and my journey through that examination, how I prepared for it, when I started the preparing, and all other aspects which usually come in the minds of the aspirants. I'll try to address some queries as I receive them from my juniors and seniors, and accordingly I hope that this conversation is going to be beneficial for you. So this small talk will be divided into various segments, जिसमें स्टार्टिंग में मैं बात करूँगा अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू, उसके बाद बीच में मेंस की भी मैं एलाबोरेटली बात करूँगा, आंसर राइटिंग के बारे में मैं बात करूँगा और किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम के बारे में और फॉर दैट मैटर एनी अदर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम उसके लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं. There are a lot of queries that I have been receiving on a daily basis, and from juniors and from seniors also and from my batchmates also कि कैसे जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम को लेके अप्रोच करना है. बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं. द सिलेबस इज़ एक्सट्रीमली वाइड, उसको दिमाग में रख के and keeping all other aspects in mind, and you know the usual queries that aspirants go through and the usual confusions that they go through. Keeping all these things in mind, I'll be starting this talk. So I started preparing for judicial service exam in 2018 full-fledged, and from that day onwards I followed a schedule and I followed a discipline which was I won't say that it was very rigid, but I made sure that my discipline is of a nature that I'm studying every day. So it's very important कि लॉ के अंदर particularly ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपका टच नहीं जाना चाहिए सब्जेक्ट से. वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो यूजुअली हम लोग मिस आउट कर जाते हैं, बिकॉज लॉ एज दे से इट्स अ जेलस मिस्ट्रेस एंड इट रिक्वायर्स ए कॉन्स्टेंट कोर्टशिप, जिसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि लॉ को अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो इट विल नॉट बी लॉयल टू यू. एंड उसको इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपकी स्ट्रैटेजी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन आप लॉ से टच को छोड़ दे रहे हैं. बिकॉज यूजुअली होता है व्हेन फॉर एग्जांपल जो लॉ वाले इसको सुन रहे होंगे वो ये समझेंगे कि जब आप बेयर एक्ट को पढ़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए वाइड सब्जेक्ट सीआरपीसी या फिर सिविल प्रोसीजर जब आपने पढ़ लिया, उसके बाद होता क्या है कि अगर आप उसको दोबारा नहीं देख रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, तो आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि आपको लगता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं था. यू टेंड टू बिकम अनफेमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट. और जुडिशियल सर्विस के बारे में एक बात मैं आई थिंक कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज ऑफ द लॉ. उसके बिना आपको आंसर राइटिंग में भी प्रॉब्लम आएगी और इंटरव्यू में भी आएगी और प्रीलिम्स में भी आएगी फॉर दैट मैटर. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2018. उसके बाद आई जॉइन राहुल्स IAS इंस्टीट्यूट, एंड उसके बाद से एक शेड्यूल में फॉलो कर रहा था. माई कॉलेज वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम. आई वॉज इन द 4th semester of my college. After that I had one more year to go. I had done 3-year law, and उसके बाद I was going on with the preparation. बीच में कॉलेज भी रहता था और उसके बाद में प्रिपरेशन भी रहती थी. So it used to be very hectic, but as I said, थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो आप कर सकते हैं. बिकॉज बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ऑक्यूपेशंस होती हैं. आई कैन अंडरस्टैंड इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ, particularly those who have already passed out of college, they would be doing some work also and they would be engaged at some place or the other. So confusion एक जो सबसे पहले ये आती है कि क्या आप काम के साथ साथ क्या जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं. Now theoretically speaking I know that I have done it, so I can say कि आप कर सकते हैं, but trust me it's a very individual decision. It all depends कि आपका काम क्या है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कितना है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है और कितना टाइम आप हर दिन निकाल पा रहे हैं. सो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच कम इनटू अकाउंट, और उसके बाद ही आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं. सो एक कोई स्टैंडर्ड आंसर इसका हो नहीं सकता. सो आफ्टर joining the institute I used to follow a standard pattern of study. I used to diligently study on the bare acts, and I used to study my class notes as well as recent case laws as well as the landmark case laws. So कुछ चीज़ें हैं जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन होता है. आपको ये बात बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप यू कांट जंप टू टेक्स्ट बुक्स ये सोच के कि ये भी पढ़ लेता हूँ ये भी पढ़ लेता हूँ. द सिलेबस इज़ वास्ट एज वेल एज द रिसोर्सेज आर वेरी वास्ट, बिकॉज लीगल एजुकेशन इज़ वन एरिया वेयर डाइवर्सिटी ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा होता है, एंड इट्स वेरी नेचुरल एंड आई वुड से इट्स गुड ऑल्सो.
लेकिन आपको एज एन एस्पिरेंट आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपका प्राइमरी स्टडी मटेरियल क्या है। उसके लिए थोड़ा सा आप सीनियर्स से कंसल्ट कर सकते हैं, प्रॉबेबली दिस इंटरव्यू माइट हेल्प यू फॉर दैट। उसमें होता ये है कि आपको बेयर एक्ट्स को आप छोड़ नहीं सकते, सेकेंडली केस लॉज को भी आप छोड़ नहीं सकते। ये दो चीज़ों को मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन का पार्ट होने ही चाहिए। उसके अलावा ओवर एंड अबव दैट इट डिपेंड्स, अगर आप कहीं पे कोचिंग ले रहे हैं तो हो सकता है आपके कोचिंग के नोट्स सफिशिएंट रहें उसमें। इफ़ यू आर नॉट अटेंडिंग एनी कोचिंग क्लासेस देन probably you will have to rely upon a standard textbook. So there can be diversity in that, but one thing is for sure that once you decide what is the primary source of your material, उसके बाद आप उस पर स्टिक करें। उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आपको कल को कोई फ्रेंड अगर आपको आके बोल देता है कि यू नो ये बुक भी अच्छी है, विच नेचुरली हैपन्स, और यू नो इस सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, इस मैम के नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो तुम वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। आई वुड से डोंट डू दैट। बेटर ये है कि आप स्टार्ट करने से पहले अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ मटेरियल डिसाइड कर लें, एंड इट्स बेटर दैट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन मोर मटेरियल आप सेम मटेरियल को बार बार पढ़ें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बिकॉज उसके साथ आप फेमिलियर हो जाएं एक बार अच्छे से। लैंग्वेज जो होती है लॉ की, जो फेमिलियरिटी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो बहुत काम आती है, और मैं बताऊंगा जो प्रीलिम्स पे जब मैं आऊँगा तो आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। सो ये करके मैं स्टैंडर्ड अपना पैटर्न फॉलो करता था डिलीजेंटली। आई कैन टेल यू बेयर एक्ट्स को आपको थ्रेड बेयर पढ़ना है। आप अगर बेयर एक्ट्स को बहुत ही काट करके या फिर बहुत सेलेक्टिवली अगर आप पढ़ेंगे तो आई डोंट नो, प्रॉबेबली इट मे नॉट वर्क फॉर यू, because I have realized a difference, because I've personally felt it that when you study full Bear Acts, it genuinely makes a difference. So please, if you are sincere about it, I would say do not compromise on Bear Acts. Please stick to them, learn their language, and I'm not asking you to cram it, but you have to understand the language. Now coming to prelims section, for prelims I would continue with the same thought that studying Bear Acts is extremely important. अब Bear Acts प्रीलिम्स में किस तरीके से हेल्प करते हैं, कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई वास्ट अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सीपीसी यूजुअली एस्पिरेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसमें होता ये है कि अगर आप Bear Acts को बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने, 4 बार 5 बार आपने पढ़ा है, तो जो उसकी लैंग्वेज है उसको लेके आप फेमिलियर हो जाएंगे। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपसे कोई एक पर्टिकुलर प्रोविज़न के बारे में बात करता है, आपसे अगर कोई कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पूछता है प्रीलिम सेक्शन में, तो आपको नेचुरली वो याद आ जाएगा कि एक्सप्लेनेशन सो एंड सो में रेस जुडिकाटा था, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप से आपके दिमाग में आ जाएगा कि इससे पहले की एक्सप्लेनेशन ये थी और इसके बाद की ये थी। इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ए सीक्वेंस ऑफ द बेयर एक्ट एंड द की वर्ड्स, बिकॉज it's humanly impossible, I believe, to learn the entire Bear Act, and in my opinion I think वो ज़रूरी भी नहीं है, it's not even needed. So what is important is that आप Bear Act के keywords को ज़रूर दिमाग में रखें, because questions are generally framed on the basis of keywords. तो कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल सीआरपीसी में अगर आप जाएंगे तो अगर आप कन्फेशंस की बात करते हैं तो उसमें आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि कन्फेशन किसको देना लेजिटिमेट है और किसको देना इलेजिटिमेट है, किसका कन्फेशन एडमिसिबल होगा, किसका इनएडमिसिबल होगा। सो वाइल रीडिंग द बेयर एक्ट प्लीज़ स्टार्ट फ्रेमिंग क्वेश्चंस इन योर माइंड, बिकॉज डू नॉट वेट दैट एक बार मैं बेयर एक्ट पढ़ लूँगा उसके बाद मैं कोई आंसर की बुक उठा लूँगा, एमसीक्यूज़ की कोई बुक उठा लूँगा और उसके उस पर डिपेंड करके आई विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। वो आपको करना पड़ेगा एक स्टेज पे, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट नीडेड, बट please when you read the Bear Act, make sure that while reading it mentally you are also thinking about questions that can possibly come out of a Bear Act. तो वो चीज़ आपको सोच के चलना है। और प्रीलिम्स के लिए मैंने बेयर एक्ट्स पढ़े थे, आई रेड माई क्लास नोट्स एंड सम लैंडमार्क केस लॉज, बिकॉज प्रीलिम्स में यूजुअली ये होता है कि दे डोंट आस्क यू अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डायरेक्टली बाय आस्किंग द नेम ऑफ द केस लॉ और समथिंग, दे रिलाई अपॉन कॉन्सेप्ट्स। सो रीसेंट केस लॉज का दिल्ली जुडिशल सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो जो रीसेंट केस लॉज हैं उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी है। सो फॉर दैट लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच कैन बी गुड सोर्सेज, बिकॉज आपको वो क्रक्स में बता देते हैं अबाउट दैट। बट आई मस्ट से वन थिंग दैट देर आर 2 categories of articles which come on these websites.
One category is those articles which are opinionated. So they are basically opinions of certain authors on the recent case laws or any law for that matter. Second category is where they just explain the case law, you know, as it is. So I would say आप second category पे focus रखें, because opinions borrow करना is not a good strategy, honestly speaking. ओपिनियन आपका खुद का हो तो वो अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, आप उसको अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाएंगे पेपर में. वेबसाइट्स का यूज़ कीजिए जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ इज़. डू नॉट बोरो ओपिनियंस, इट मे नॉट हेल्प, प्रॉबेबली नेगेटिवली भी हो सकता है. सो दैट इज़ वन थिंग. So accordingly I proceeded to the prelim section and it went well. And after that for the mains I would say strategy has to be a little different. So the difference which comes is this, that first of all you need to know how to put keywords of BEAR Act in your actual answer in a mains. बिकॉज मेंस में जो हमारी एक जो नेचुरल परसेप्शन होता है एक एस्पिरेंट का, वो ये होता है द वे यू राइट इन लॉ स्कूल्स. आपको लगता है कि उसी टाइप की आंसर राइटिंग मैं जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम में करूँगा या करूँगी तो वो वर्कआउट कर जाएगा. आई थिंक इट डजेंट वर्कआउट, क्योंकि जो हमारा जो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है आंसर राइटिंग को लेके वो ये होती है कि आपसे अगर कोई कन्फेशंस पे कोई पूछ लेता है या आपसे कोई कहता है कि आप डाइंग डिक्लेरेशन पे एक आंसर लिखिए, तो एक नेचुरल टेंडेंसी है कि आपको जो कुछ भी उसके बारे में पता है आप लिख देते हैं. इट्स अ बैड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जाम, बिकॉज यहाँ पे दे आर नॉट जस्ट टेस्टिंग योर नॉलेज कि आपको कितना आता है, दे आर ऑल्सो टेस्टिंग कि जो आपको आता है हाउ कैन यू फिल्टर आउट योर नॉलेज एंड राइट एन आंसर विच इज़ क्रिस्प एज वेल एज डिज़ायरेबल एज पर द क्वेश्चन. सो मेंस के लिए आप एक बात का ध्यान रखना कि बेयर एक्ट को आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिकॉज बेयर एक्ट के दो पर्पसेस हैं फॉर द मेंस point of view. Number one is, of course, you will understand law through the BEAR Acts. Second is, you will understand how to connect provisions once you have read the BEAR Act properly. तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल आईपीसी अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि उससे रिलेटेड कोई सीआरपीसी में कोई प्रोविज़न है या उससे रिलेटेड कोई एविडेंस में प्रोविज़न है, तो आपको उसका यूज़ करना है मेंस में. आई डो नॉट मीन टू से कि बिना रेलिवेंस के आप उसका यूज़ करें. प्लीज़ मेक श्योर कि क्वेश्चन की डिमांड वो है, तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है आपसे, तो उस सेंस में आप इसको समझना. फॉर एग्जांपल अकम्प्लिस एविडेंस, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं आई एम श्योर दे वुड अंडरस्टैंड. अकम्प्लिस एविडेंस पे आपसे अगर सवाल पूछा जाता है और आप उसमें बोलते हैं कि सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सो एंड सो अकम्प्लिस एविडेंस, और उसकी क्या एडमिसिबिलिटी है क्या नहीं है, और जिन्होंने बेयर एक्ट को थरोली पढ़ा होगा दे वुड अंडरस्टैंड दैट 133 इज़ अ रूल ऑफ लॉ, और 114 जो सेक्शन है उसकी इलस्ट्रेशन में एक जगह लिखा है कि इफ़ अकम्प्लिस एविडेंस समटाइम्स यू मे नॉट रिलाई अपॉन इट, यू नो सोल टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिस मे नॉट बी इनफ टू रीच अप टू द स्टेज ऑफ कन्विक्शन. तो वो चीज़ है एक रूल ऑफ प्रूडेंस. तो इन दो चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करके साथ में एक आंसर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एग्जामिनर विल नो दैट यू नो यू हैव थॉरोली अंडरस्टूड द लॉ. तो इट्स जस्ट एन इलस्ट्रेशन. सो इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें प्रोविजंस को, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. और कनेक्ट करने की जो एक्सरसाइज है, आई थिंक इट इज़ वन थिंग दैट नो टेक्स्ट बुक कैन ऑफर यू एंड नॉट इवन क्लास नोट्स कैन ऑफर यू बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. तो ये आपको खुद ही करना है, बिकॉज इसका कोई सब्सटीट्यूट है नहीं. एंड जितना मुझे प्रिपरेशन के टाइम पे रियलाइज़ हुआ, दिस इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड यू नो द मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज टू डू. तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि बेयर एक्ट को जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको प्रोविजंस कनेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होगी, आपको नहीं समझ आएगा कि इस प्रोविज़न को मैं किसके साथ कनेक्ट करूं, ये होता भी है या नहीं होता है. नॉट ऑल प्रोविजंस कनेक्ट, सम आर स्टैंड अलोन प्रोविजंस ऑल्सो. लेकिन जब आप उसको 3 या 4 बार जब आप उसको पढ़ लेंगे थरोली बेयर एक्ट को, तो यू विल कम एट अ स्टेज व्हेन यू विल नो दैट यू नो नाउ दिस प्रोविज़न कैन बी रेड विद दिस प्रोविज़न. एविडेंस एक्ट का ये प्रोविज़न में सीआरपीसी का ये प्रोविज़न भी एप्लीकेबल होता है. तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं. नाउ अगेन फॉर द पर्पज़ ऑफ एन इलस्ट्रेशन आई विल टेल यू, फॉर एग्जांपल इन इंडियन एविडेंस एक्ट आपका एक डिफेंस आपको दिया गया है एक्सेप्शंस में, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. नाउ सब जानते हैं व्हेन अ क्वेश्चन कम्स ऑन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड तो आप उसको यूज़ करके आप एक आंसर लिख देंगे. बट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस लेके जब कोई अक्यूज्ड आपके पास आता है, तो जब आप उसको ये डिफेंस दे देते हो एंड यू एक्विट हिम ऑन दैट बेसिस, तो उसके बाद की जो फर्दर स्टोरी है, हाउ ए कोर्ट विल डील विद दैट पर्सन नाउ, बिकॉज एक्विटल डजेंट मीन
कि आप उसको छोड़ देंगे, बिकॉज इवन इफ अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड हैज़ किल्ड अनदर ह्यूमन बींग, it's very natural that he is dangerous for the society as long as the unsoundness continues. So it all depends on the gravity of unsoundness. तो उसकी जो आगे की स्टोरी है वो CRPC में दी गई है कि एक जज को कैसे डील करना है एक अनसाउंड पर्सन के साथ. सो अगर आप इन दो चीज़ों को कनेक्ट करके एक आंसर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उस सेंस में आई थिंक आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, एंड दैट कम्स फ्रॉम थ्रेडबेयर रीडिंग ऑफ बेयर एक्ट. एंड अदर देन दैट आई थिंक आंसर राइटिंग इज़ वन थिंग जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी. You cannot escape from that, because writing is one thing that I honestly believe आपका एक स्टाइल होता है राइटिंग का. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं जिनका राइटिंग स्टाइल ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो आप उस पर सारे प्रोविजंस के बारे में लिख देते हैं, जो भी आपको प्रोविजंस उसके बारे में पता है. सेकेंड राइटिंग स्टाइल इज़ व्हेन यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं कि आप एक लॉ, जैसे लॉ कॉलेज में हम एड्रेस करते हैं, आप उस पर जितना भी आपको आता है, जूरिस्प्रूडेंस से लेके उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के प्रोविज़न से लेके उस पर आपको अगर 4 केस लॉज पता है तो आप चारों केस लॉज लिख देंगे, बिकॉज दिस इज़ अ टेंडेंसी इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. एंड बट जुडिशरी में आई थिंक बोथ द अप्रोचेज आर रॉन्ग इन अ वे. देर इज़ अ थर्ड अप्रोच विच इज़ एन एनालिटिकल अप्रोच, नाउ विच आई कॉल एन एनालिटिकल अप्रोच, जिसमें आपको सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. Now, the moment you read a word confession or you read a word dying declaration in a question, it doesn't mean that you have to write everything about that concept. Please remember, question में पूछा क्या गया है, that is the foremost inquiry for you. Second is, आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन का लेंथ कितना है. अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है या फिर ये 15 नंबर का क्वेश्चन है या 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड पहले से करके जाना है एग्ज़ाम में कि कितने वर्ड्स में लिखने वाला हूँ. And before you start writing, take 10 seconds. It is a very humble advice from my side. Please do not just start writing the moment you read a question. Take 10 seconds. Make a mental structure in your mind कि इस तरीके से मैं पहले ये लिखूँगा, उसके बाद मैं ये लिखूँगा, तीसरे पे मैं ये लिखूँगा, and that will be my answer. एक बार अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग को अप्रोच करोगे तो I can tell you that your answers will be more structured and more uniform. और ये मैटर करता है एग्ज़ाम में, बिकॉज एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपने इमीडिएटली उसको लिखना स्टार्ट कर दिया एक हैपहज़ार्ड वे में कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसमें पहले क्या आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए. सो इसलिए 10 सेकेंड ले लें सो दैट यू कैन स्ट्रक्चर द क्वेश्चन, स्ट्रक्चर योर आंसर, एंड दैट विल हेल्प इन द प्रोसेस. और क्वेश्चंस का जो यूजुअली एक पैटर्न जो मुझे लगता है कि एक अप्रोप्रिएट पैटर्न है वो ये है कि आप स्टार्ट करें बाय राइटिंग द पर्पस ऑफ द द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ. लॉ बनाया गया है, इफ़ देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कन्फेशन इन द लॉ, देन वाई इज़ इट देयर. क्या उसका कारण है कि लॉ में कन्फेशन लिखा गया, और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना है, एक लाइन आप लिख दें. उसका पर्पज़ ये है कि प्रॉबेबली इट विल हेल्प यू डिफ्रेंशिएट योर आंसर फ्रॉम अदर्स. तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए. उसके बाद नेचुरल है कि आप प्रोविज़न पे भी आएंगे, और उसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ डिसाइड करने के लिए कहा गया है तो हो सकता है आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो भी होगा एक क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा, इशू फ्रेम करना पड़ेगा, एंड देन यू विल आंसर इट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. सो द आइडिया इज़ दिस, प्लीज़ मेक अ स्ट्रक्चर इन योर माइंड, एंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्ड मैनर में करनी है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका एक क्वेश्चन बहुत स्ट्रक्चर्ड आ रहा है, एक आंसर, और दूसरे आंसर में आपका कुछ आइडिया नहीं है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ से नहीं कर रहे हैं. सो मेक श्योर दैट ऑल योर आंसर्स फॉलो ए यूनिफॉर्म पैटर्न विच इज़ अ जनरल पैटर्न. मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल घर में सिंस यू आर प्रिपेयरिंग, तो घर में आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन मेक 3 आंसर्स, 3 आइडियल आंसर्स, 1 फॉर अ 5 मार्कर, 1 फॉर अ 10 मार्कर, एंड 1 फॉर द 15 मार्कर, और वट एवर द हाइएस्ट मार्क इज़. तो ऐसे करके आप 3 लेंथ के अलग अलग आंसर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक बार उस तरीके से आप तैयारी करेंगे यू विल बी इन बेटर कंट्रोल ऑफ आंसर राइटिंग. सो दैट वाज अबाउट मेंस एग्जामिनेशन. मेंस में दिल्ली जुडिशियल सर्विस में 4 स्टेजेस हैं. देयर आर बेसिकली 4 एग्जाम्स. द फर्स्ट इज़ जनरल नॉलेज एज वेल एज लैंग्वेज, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और उनकी ट्रांसलेशंस आती हैं. उसके बाद सेकंड इज़ योर क्रिमिनल लॉ, एंड देन यू हैव सिविल लॉ 1 एंड सिविल लॉ 2. तो 4 एग्ज़ाम्स हैं. लॉ के 3 एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें से क्रिमिनल, सिविल 1 और सिविल 2 सिलेबस वाइज डिवाइडेड हैं. सबका वेटेज इक्वल है और आपको भी सबकी तैयारी इक्वल वेटेज से करनी है.
Usually civil 2 is considered to be more difficult because CPC features in that particular paper, but it's all up to you, because after preparation I've realized that CPC is one of the most interesting subjects that we have. And when I started preparing in 2018, this was not my perception about CPC, so it has changed, and hopefully yours will change too. After that, interview stage comes, and interview stage again is also extremely crucial, because in Delhi Judicial Service I can say interview carries 150 marks, and if it carries 150 marks then you have to take it very seriously. So my interview lasted for 7-8 minutes, as I remember, and honorable judges asked me various questions on law. It was entirely about law. They asked me questions on accomplice evidence. They asked me questions on rule of prudence. They asked me under what illustration of section 114 of Indian Evidence Act is the rule of prudence given. They asked me about the prosecution evidence के बाद जो accused का personal examination होता है under section 313 of CRPC. They asked me whether an accused can himself come as a defense witness. They asked me what if an accused comes as a defense witness and gives a confession against co-accused, तो उस कन्फेशन की वैलिडिटी अगेंस्ट द को अक्यूज्ड क्या होगी, इस पर भी सवाल पूछा था. और उसके बाद दे ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट रेस्टिट्यूशन इन CPC. दे ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट 144 CRPC, and they also asked me about article 144 of the constitution. So broadly my interview was entirely about law, and it was a very fast paced interview. I would like to use the term a rapid fire round kind of an interview, where they were asking questions and fortunately I was answering them, and इस तरीके से इंटरव्यू हुआ. और पूरे प्रिपरेशन के बाद आई थिंक वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज़ दैट इट इज़ अचीवेबल एज फार एज जुडिशल सर्विसेज इज़ कंसर्न्ड, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके कंट्रोल के बाहर है, बट देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू विल नीड टू सैक्रिफाइस ऑल्सो, एंड देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू विल हैव टू फॉलो. First thing that you have to do is please make a discipline, as I started this particular interaction with. Make a discipline, have a discipline in which you are honest to yourself, because होता क्या है कि प्रिपरेशन जब आप कर रहे होते हैं यू गेट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑल्सो. आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दे विल आस्क यू कि यार तैयारी कर रहे हो, कितना हो गया, पेपर कब है, मार्क्स कितने आए. You will also come across stages when the people you are preparing with, they will probably clear before you. It happens, it's a very natural exercise. सबका अपना एक timeline है life का, so they will clear before you and you will come across those situations और आपको लगेगा कि यार you know maybe I'm not good enough for it. तो वो चीज़ हो जाती है. Please do not fall for these things. There is a set pattern, there is a set syllabus. All it requires is for you to make a discipline, number one. Number two, decide what is your source of preparation, stick to that and believe in it, because हर किसी का प्रोसेस एक बहुत ही अलग है. फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी ए स्टूडेंट जो आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा होगा, मे बी यू नो ही इज़ गुड एट राइटिंग इन जनरल. देन देयर कैन बी ए स्टूडेंट जिसको राइटिंग में बहुत डिफ़िकल्टी है. देयर कैन बी ए स्टूडेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत कंफर्टेबल होगा, and then there can be a student who is going to be comfortable with the Hindi language, or vice versa for that matter. तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है कि आपका प्रोसेस आपका ही है. You cannot just say go ahead and say कि यार you know I'm not good enough for it because साथ वाले को कम टाइम लग रहा है, उसको एक CRPC करने में 5 दिन लगे, मुझे 10 दिन लग गए. I would say if it takes you even 1 month, because I remember when I studied the entire Bayer Act for the first time, it took me around 20-25 days. And even today, even if I revise my Bayer Act, for instance of CPC or CRPC, honestly speaking, it will take me at least 4 days for doing that, because it requires that exercise. You are not just supposed to read law, you're supposed to understand it. You have to analyze it. For example, आप एक प्रोविज़न पढ़ते हो तो आपको ये साथ में सोच के चलना है कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो इट्स वेरी नेचुरल दैट दिस एक्सरसाइज विल टेक टाइम, एंड गिव इट टाइम. आई मीन देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट, बिकॉज इट्स अ वन टाइम एक्सरसाइज. आप बेयर एक्ट को एक बार 20 दिन दे देंगे, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यू आर मच अहेड ऑफ वेयर यू वर व्हेन यू स्टार्टेड रीडिंग द बेयर एक्ट. सो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है. बिलीव इन योर प्रोसेस and be honest to yourself. I mean, you cannot think that you are prepared. It's not about thinking. You would know that whether you are prepared or not. And attempt some tests, attempts previous year questions. If you are at a coaching institute, I am sure they will be taking some tests.
तो उनको थोड़ा सा डिलीजेंटली दीजिए, वीकली टेस्ट्स हो रहे हैं या जैसे भी हो रहे हैं। अगर आप कोई कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो कोई बुक आप ले सकते हैं। सेट अ टारगेट फॉर योर सेल्फ दैट टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव type, and please do that, because it's the entire process is all about being honest to yourself. And the moment you're honest to yourself, it is an achievable target, because I'm not from a legal background. I'm not even from a background where I was extremely comfortable with language and all other things, and so I've developed it. Frankly speaking, I have done my BSc graduation in physics subject, and after that from Delhi University itself, and after that I shifted to law, and then I did 3-year law from Campus Law Center, Delhi University. So I have changed the entire subject, my entire field, and it has worked well for me. But I did it because I was aware of the requirements of the profession, and I was aware कि ये है जो करना पड़ेगा, and I did that accordingly. So be honest with yourself when you are preparing. You cannot whitewash yourself, you cannot whitewash any aspect of preparation, and once you are there, you will be able to do it. There is nothing so difficult that you cannot achieve in judicial services. Be honest, and remember that you have to stay updated. This is one challenge of judicial services जो बच्चों को normally face होता है. केस लॉज को जब आप पढ़ रहे हैं, लैंडमार्क को यूज़ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, that will depend upon the question. Don't just write case laws just because you know case laws on that particular topic. ऐसे मत करना, because वो negatively reflect करता है. केस लॉज का यूज़ कितना करना है, कितना नहीं करना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. एंड माई लास्ट एडवाइस टू यू इज़, केस लॉज जब आप पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी ईजी टू फाइंड द रेशो ऑफ अ केस लॉ ऑन इंटरनेट. आप, और बुक्स में भी यही होता है कि आपको पता चलता है कि सो एंड सो केस में ये होल्ड किया गया था, आप उसको पढ़ लेते हैं. It is okay to follow this strategy in a lot of case laws, but there are some case laws which I believe कि आपको पूरे पढ़ने चाहिए, because एक बार आप किसी केस लॉ को थ्रेडबेयर पढ़ लेते हैं, so you understand that how a judge reaches up to a decision, and it is very important, because आप जब केस लॉ को पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये जज came up with a problem, then he framed an issue, and then he solved that problem using certain judicial tools as well as certain reasoning. So वो जो प्रोसेस है उसको ट्रेस करने के लिए आप कुछ केस लॉज में सजेस्ट करूँगा कि आप पूरे पढ़ें, एंड दैट विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग ऑल्सो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड अडॉप्टिंग द लीगल लिंगो जिसको आप कहते हैं. बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट बेसिक लीगल लैंग्वेज यू शुड बी कंफर्टेबल विद, एंड यू शुड यूज़ दैट इन योर आंसर्स. एंड आई थिंक विद दिस आई विल हैव टू call it off this particular conversation. I thank Delhi Knowledge Track for having me on this interaction, and as I have been informed, this platform is working for spreading information to aspirants across various services, people who are preparing for various examinations, and I wish them all the best in this noble endeavor. Thank you.